एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में, जो कि आप लोग के बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 को कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा होने वाला है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है। तो इन दोनों ही टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग की यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और इसकी जो नोट्स है वो आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। बाकी इसकी जो भी वीडियोज हैं वो आप लोग को हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग चेक कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग यहाँ पे बात करें अपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी की, तो देखिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी यहाँ से आप लोग का ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और देखिए जैसा इसका नाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी मतलब सिंपल सी बात है कि वो हमारी वो फार्मेसी जो कि हमारी इंडस्ट्री में यूज की जाती है। अब भाई इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है, भाई इंडस्ट्री में हमारी दवाएं बनती हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो वहाँ पे दवाओं के बनने में हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें कह सकते हो यूज होती हैं, जो भी चीज़ें हमें पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग यहाँ पे अपने प्री फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर करते हैं। और इसी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आ जाता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे इसको नाम से ही देखें तो यहाँ पे नाम से ही यहाँ पे इसका पूरा मतलब क्लियर हो जाता है। देखिए प्री मतलब कि पहले, फॉर्मुलेशन मतलब कि जो हमारी दवाएं फॉर्मुलेट होती है इंडस्ट्री में, है ना, और स्टडीज मतलब कि उसके रिलेटेड हमारी कुछ स्टडी हो गई। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जैसे कोई भी दवा है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो उसकी डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे उसको मतलब एक ड्रग को जो है कह सकते हो, मेडिसिन तो हमारी डोजेज फॉर्म ही हो गई, ठीक है, मतलब कि हमारे समझिए कि हम लोगों ने ड्रग को जब यहाँ पे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ हमारी होती है हमारे मतलब कह सकते हो फॉर्मुलेशन करना, है ना। तो हमारी कह सकते हो किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक है, मतलब किसी भी दवा को बनाने के लिए हमारी किन किन चीज़ों की स्टडी मतलब बनाने से पहले हमें करनी होती है। मतलब कि जैसे मान लो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि हमारी कोई भी दवा है तो उसमें उसके अंदर सबसे दो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारा एपीआई होता है, ठीक है, और हमारा दूसरा क्या होता है, एक्सिपिएंट होता है, ठीक है। तो देखिए एपीआई हमारा क्या होता है, एपीआई हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, यानी यही हमारी मेन ड्रग होती है जो कि अपना इफेक्ट शो करती है। और एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं कि मतलब इसके साथ मतलब स्टेबल, मतलब इस एपीआई को स्टेबल बनाने के लिए या फिर कह सकते हो इसको खाने लायक बनाने के लिए, यानी कि इसको लेने लायक दवा को लेने लायक बनाने के लिए हम लोग जो भी चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें इसके साथ बाइंड करते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम लोग दवा को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डोजेज फॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि चाहे वो हमारा टैबलेट हो, चाहे वो हमारा सिरप हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो भी चीज़ें अलग से एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमारी मेन दवा होती है उसके अलावा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। और ये दोनों मिला के हमारा क्या बनाती है, ये दोनों मिला के हमारा फाइनल कह सकते हो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात यह है कि हम लोग जब यहाँ पे अपना एक्सिपिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए एपीआई को ही हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सिपिएंट्स को सेलेक्ट करने के लिए मतलब कि जो हम लोग एक्सिपिएंट ले रहे हैं वो हमारे इस एपीआई के साथ स्टेबल होगा कि नहीं होगा, वो हमारे इस एपीआई के साथ मतलब अच्छे से कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कहीं ये जो एक्सिपिएंट है, ठीक है, वो हमारे इस एपीआई के साथ कोई रिएक्शन ना कर जाए, कहीं यहाँ पे इन दोनों को अगर मान लीजिए हम लोगों ने बनाया तो कुछ टाइम तक तो ये स्टेबल रहेगा, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत जल्दी यहाँ पे ये दोबारा से अनस्टेबल कहीं ना हो जाए, है ना, या फिर इन दोनों के कुछ हमारे साइड इफेक्ट ना देखने को मिल जाए। मतलब कि सिंपल सी बात है कि दवा को बनाने के बाद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए दवा को बनाने से पहले हम लोग जो भी चीजें स्टडी करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। सिंपल सी बात है। देखिए इसमें समझाने को तो हम आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। प्री फॉर्मुलेशन यानी कि दवा को बनाने से पहले हम लोग जो भी चीज स्टडी करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो दवा है वो बहुत अच्छे से बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, वो जो दवा को बनाते टाइम या फिर बनाने के बाद उसमें प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, ताकि हम लोग पहले से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिमूव कर दें और हमारी जो दवा है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जा रहा है क्रिटिकल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, तो वही बात है कि ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, ठीक है, मतलब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यहीं से तो हमारी कह सकते हो दवा को बनाने की प्रोसेस
स्टार्ट होती है। मतलब कोई भी दवा अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले तो हम लोग प्री फॉर्मेशन स्टडी से ही यहाँ पे उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपका पहला चैप्टर यही दे रखा है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी शुरुआत होती है। दवा को बनाने से पहले हम लोग करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, ठीक है। दीज स्टडीज आर कंडक्टेड बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ ड्रग, तो सिंपल सी बात है कि बनाने से पहले करते हैं। एंड इन्वॉल्व द कैरेक्टराइजेशन, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो ड्रग की फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे ड्रग सब्सटेंसेज हो गए या फिर जो भी हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं, उनका हम लोग यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन करते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे उनको पहचानने का काम करते हैं, या फिर हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें प्रॉब्लम कर सकती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बुरी हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशूज विद द ड्रग सब्सटेंसेज दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है कि भाई प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम लोग यहाँ पे उन पोटेंशियल इशूज को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पहचानते हैं जो क्या कर सकती है, जो हमारे ड्रग की परफॉर्मेंस को, उसकी स्टेबिलिटी को और उसके बनाने की प्रोसेस को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती हैं। ताकि देखो, जब हम लोग पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाद में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हमारे ऐसे मेथड होते हैं कि ओवरकम कर सके, ठीक है, प्रिवेंशन कर सकें। तो प्रिवेंशन वगैरह का यूज करके हम लोग यहाँ पे उनको रिमूव कर देते हैं। तो यही होता है हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, सिंपल सी बात है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लोग आखिर इसको पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर इसका क्या मोटिव है। तो देखिए, मोटिव तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, कैरेक्टराइजेशन ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट बिहेव्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग्स की फिजिको केमिकल, देखिए फिजिको केमिकल का मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे समझ सके कि ये यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, जो हमारी ड्रग है उसका बिहेवियर कैसा है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एक्सिपिएंट्स, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम लोगों ने जब ड्रग का नेचर पहचान लिया, ठीक है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक ड्रग है जो हमारी, वो किस तरह के नेचर की है, तो हम लोग यहाँ पे फिर एक्सिपिएंट भी बिल्कुल ड्रग से मिलता जुलता यूज करेंगे ना, ताकि वो हमारे ड्रग के साथ कंपैटिबल हो सके। ऐसा ना हो ना कि वो हमारे ड्रग से बिल्कुल अपोजिट नेचर का हो, फिर दोनों यहाँ पे अनस्टेबल हो जाए, दोनों यहाँ पे रिएक्ट कर जाए, वो सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, ड्रग की, एक्सिपिएंट की, तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक्सिपिएंट सेलेक्ट कर पाते हैं जो कि हमारे ड्रग के साथ कंपैटिबल होता है, ठीक है, जिससे हमारी यहाँ पे क्या होती है, एक एलिगेंट, सेफ और इफेक्टिव डोजेज फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर होती है विद गुड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जिसकी यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि कह सकते हो बायो अवेलेबिलिटी आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है, कि हमारा ड्रग का कितना पोर्शन हमारे जो ब्लड में पहुंचता है, ठीक है, तो वो हमारा जितना ज़्यादा होगा हमारी ड्रग का इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। तो वो सारी चीज़ें भी हमारी यहाँ पे इससे अच्छी हो जाती हैं। टू फॉर्मुलेट न्यू डोजेज फॉर्म ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ दवाएं हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा डोजेज फॉर्म, जैसे मान लो कोई टैबलेट के फॉर्म में, तो हमें उसी को यहाँ पे सिरप के फॉर्म में भी बनाना है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे उसके टैबलेट के फॉर्म की अच्छे से स्टडी पता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब उसको सिरप में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अच्छे से पता होगा कि इसमें हमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करना होगा जो कि यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन वगैरह ना करे, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स स्टेबिलिटी अंडर वेरियस कंडीशन, ठीक है, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स स्टेबिलिटी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे ड्रग्स की स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, मतलब उसको परखते हैं, ठीक है, अंडर वेरियस कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन में, ताकि यहाँ पे हम लोग जान सके कि इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, मतलब ये कितना ज्यादा चलेगा, और यहाँ पे क्या स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि किस तरह की स्टोरेज में हमें यहाँ पे इसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। नाउ इंश्योरिंग दैट द फॉर्मुलेशन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ लार्जर स्केल विदाउट लूजिंग एफिकेसी और स्टेबिलिटी। अब देखिए, सिंपल सी बात है भाई, कोई दवा है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग उसको बहुत लार्ज स्केल पे बनाते हैं, है ना, वहां पे हमें छोटे स्केल तो बनाने ही है। तो जब हम लोग प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें बुरी हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें यहाँ पे हार्मफुल हो सकती है। तो वो सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्टेबल और सेफ डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर पाते हैं, जो कि हमारी लार्ज स्केल में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, अगर मान लो छोटे स्केल में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग छोटे स्केल में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेक करते हैं, सैंपल चेक करते हैं, अगर वो पास हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको लार्ज स्केल में प्रिपेयर करते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहोगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लिटरली ये आपके सिलेबस का सबसे सिंपल टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर यहाँ पे अभी आप लोग जो भी चीजें पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ दी चीजें आप लोग को यहाँ पे पुरानी ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप लोग कुछ नहीं, वही सारी चीजें पढ़ रहे हो, हमारा सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मतलब बस आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉल करना है, ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, तो ये देखिए, यही हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो इसके अंदर देखिए हम लोग क्या करते हैं, द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, मतलब कि फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग्स की, वो हमारा जो है आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट, तो हमारा बहुत ही उसके एक एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो हमारा इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करती है उसकी फॉर्मुलेशन को, स्टेबिलिटी को, बायोअवेलेबिलिटी को और ओवरऑल थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो हमारी ड्रग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना वो स्टेबल है, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कह सकते हो इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फॉलोइंग आर मेजर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमारी कुछ नीचे दी गई हैं, ये हमारी मेजर, देखिए इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों को स्पेशली इंक्लूड किया हुआ है जो कि आप लोग के सिलेबस में दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी सबसे मेजर होती है, मतलब मेन यही होती हैं जिसको हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो हम लोग यहाँ पे काफी एक अच्छी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले फिजिकल फॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म में ज्यादा मतलब कह सकते हो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर हमारे पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, फ्लो प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। नाउ सेकंड हमारा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है भाई, इसमें हमारे यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो आज के सिलेबस में आज की वीडियो में हमें यहाँ पे इन सारी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखिए इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमारी वो जो है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दैट आर क्रिटिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ही कह सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि हमारे इसके ड्रग के फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करती है ना। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, इंप्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी एंड एंश्योर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें क्या, इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल जाता है, ठीक है, कि जो हमारी दवा है उसे हमें किस डोजेज फॉर्म में प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब उसे हमें सॉलिड में बनाना चाहिए कि हमें लिक्विड में बनाना चाहिए, या फिर हम लोग दोनों में बना सकते हैं, या फिर कोई और डोजेज फॉर्म उसके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने में, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में, इन सभी चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जिनके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी करना है, ठीक है, और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला हमारा जाता है फिजिकल फॉर्म। अब देखिए ये जो फिजिकल फॉर्म वाली प्रॉपर्टी है ये हमारे बेसिकली सॉलिड ड्रग्स या फिर कह सकते हो सॉलिड डोजेज फॉर्म में ज्यादा एप्लीकेबल होती है। तो इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग रिफर्स टू द स्टेट और स्ट्रक्चर इन विच द ड्रग एग्जिस्ट सच एज इन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोग डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बाकी आप लोग इतना सिंपली समझो कि जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, तो कह सकते हो हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी सॉलिड, बट कुछ सॉलिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे दो फॉर्म, यानी कि एक हमारा उसका होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, एक हमारे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारे वो एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और एक हमारा तीसरा होता है हमारा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक मतलब ये हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत कम कह सकते हो कंपाउंड ही शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हमें यहाँ पे लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बाकी अभी हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल फॉर्म सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द ड्रग्स प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इट्स सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी व्हिच इन टर्न इन्फ्लुएंस फॉर्मुलेशन डिसीजंस। देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई ड्रग ली, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ना, अब ये ड्रग हमारी कह सकते हो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक हमारा इसका यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है, एक हमारा इसका यहाँ पे एमॉर्फस फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब क्रिस्टलाइन हमारा इसके अंदर कौन कौन से स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एमॉर्फस के अंदर कौन कौन से स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। बट आप लोग यहाँ पे सिंपली समझिए कि कोई जो ड्रग है उसकी यहाँ पे अगर मान लीजिए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों में से कौन सा वो फॉर्म है जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है, मतलब कौन सा हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा जिससे हम यहाँ पे एक बहुत ही इफेक्टिव डोजेज फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपल नहीं है कि हमारा क्रिस्टलाइन ज्यादा यूजफुल है, एमॉर्फस ज्यादा यूजफुल है। दोनों के अंदर ही हमारी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपल सी बात करें तो एमॉर्फस हमारा ज्यादा सॉल्युबल देखने को मिलता है, जबकि क्रिस्टलाइन हमारा ज्यादा स्टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये दोनों ही चीजें हमारी कह सकते हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ड्रग स्टेबल भी होनी चाहिए, हमारी ड्रग सॉल्युबल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वही चीज होती है कि इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा फॉर्म यहाँ पे ज्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सॉलिड डोजेज फॉर्म आर ऑफ जनरली टू टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म जनरली टू टाइप्स में एग्जिस्ट करती हैं। पहला हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा हो गया एमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। अब जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं,
देखिए क्रिस्टलाइन, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, द डोजेज फॉर्म दैट फीचर्स हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ देयर पार्टिकल्स इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन डोजेज फॉर्म। देखिए आप सभी को पता है भाई कि कोई भी हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है या फिर कोई भी हमारे यहाँ पे कह सकते हो जो भी ये कंपाउंड है, पार्टिकल है, तो उन सभी के अंदर हमारा क्या होता है भाई, उसका हमारा कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शो कर दिया, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे होते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए और ये हमारे इनके बीच के कह सकते हो बॉन्ड वगैरह हो गए, जिनको हम लोग इस तरीके से कुछ शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे ना, उनके अंदर ना बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हो जो हमारे दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कह सकते हो जो हमारी बॉन्ड की फोर्स होगी वो भी बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस भी बिल्कुल बराबर होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे से कह सकते हो बराबर की पोजीशन पे होंगे। और एक बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो मान लीजिए ये हमारे इसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक के बाद दूसरा हमारा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब कि ये देखिए बिल्कुल अल्टरनेट वे में आ रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद ये आ रहा है तो इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे बहुत ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है इनके मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कह सकते हो इररेगुलर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमारा एक ब्लैक है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा समझने के लिए आप समझिएगा, तो एक ब्लैक है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कह सकते हो जैसे यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक ब्लैक एक ब्लू है, फिर एक ब्लैक है। अब अगर यहाँ पे ब्लू के बाद मान लीजिए फिर से ब्लैक के बाद फिर से ब्लू आ जाता तो हमारा कह सकते हो हाईली ऑर्डर्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्लैक के बाद फिर से ब्लैक आ गया। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखिए अगेन ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है, मतलब हमारा मतलब ये नहीं कि हमारा ऐसा होता है, बट ये समझाने का तरीका है कि यहाँ पे एक बहुत ही अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझना है कि जैसे हमारा ब्लैक है, फिर हमारा ब्लू आ गया, फिर हमारा ब्लू आ गया, जबकि यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए था। अगर ब्लैक आता तो ऑर्डर होता। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हम लोग बॉन्ड्स भी देखें तो एक हमारा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, फिर हमारा कुछ ज्यादा ही छोटा है, ठीक है। मतलब इनके बीच में फोर्सेज भी कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। तो मतलब काफी एक अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट हमें अमॉर्फस सॉलिड्स में देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए जो हमारा क्रिस्टलाइन है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अमॉर्फस में हमारा बहुत ही इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब इनको हम लोग यहाँ पे ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक्चुअल में हमारे सॉलिड्स यही होते हैं, जबकि ये हमारे स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। मतलब कि देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, सॉलिड हमारा रिजिड होता है ना, और उसके अंदर मतलब कह सकते हो बहुत ही टफनेस होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो वो सारी चीजें ना हमें क्रिस्टलाइन के अंदर ही देखने को मिलती है। अमॉर्फस फॉर्म हमारा ज्यादा ना रिजिड होता है ना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वो सारी चीजें इसके अंदर ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। जैसे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि मान लीजिए कोई हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का मेल्टिंग, कोई हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो या तो मैक्सिमम हमारा 101 डिग्री सेल्सियस और या मिनिमम हमारा 99 पे ही मेल्ट होगा। मतलब कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कह सकते हो जो हमारा जो रेंज है, ठीक है, मतलब वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 तक ही देखने को मिलेगी। यानी कि हमारे यहाँ पे अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो लगभग ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 100 है तो यहाँ पे ये 110 में जाके मेल्ट हो रहा है, या फिर ये 100 है तो 90 पे ही मेल्ट हो जा रहा है। ये ऐसा चीज़ें यहाँ पे क्रिस्टलाइन के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। जबकि अगर हम लोग अमॉर्फस की बात करें तो मान लीजिए किसी अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कि वो 100 की बजाय 110 पे जाके मेल्ट हो सकता है वो 100 की बजाय 90 पे ही जाके मेल्ट हो जाए। यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट में हमें ना काफी रेंज देखने को मिलती है, मतलब दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी दे आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि जैसे ये जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, जबकि जो हमारे अमॉर्फस होते हैं ये हमारे थोड़ा सा कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब ये यहाँ पे कंप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक मतलब जैसे देखिए दवाओं में नहीं, बट अगर आप लोग एक डेली लाइफ में एग्जांपल चाहो तो यहाँ पे जैसे हमारा रबर होता है, ठीक है, रबर होता है, सॉरी, तो जो हमारा रबर होता है तो वो भी हमारा एक टाइप का अमॉर्फस सॉलिड होता है। अब नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दे हैव लेस एक्वा सॉल्युबिलिटी। तो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमारी यहाँ पे तो देखिए वही चीज़ है कि अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि भाई सॉल्युबिलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है। सॉल्युबिलिटी जैसे हमारी कोई भी चीज़ सॉल्युबल कब होती है, कोई भी चीज़ हमारी सॉल्युबल तब होती है जब उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रेक होते हैं और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके साथ जाके उसके बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी होने के लिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही हमारे हाईली ऑर्डर्ड और बहुत ही स्टेबल हमारे सॉलिड्स होते हैं। और जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतना ही कम सॉल्युबल होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ही हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, तो इनके बीच के बॉन्ड जल्दी यहाँ पे ब्रेक होते नहीं है, मतलब ये काफ़ी स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसकी सॉलिबिलिटी लो होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सॉलिबिलिटी लो होती है तो यहाँ पे स्टेबल ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात, दे हैव हाई रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कि हमारा रिजिड मतलब कह सकते हो कठोर, है ना, सख्त, तो ये बहुत ही कठोर होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं, ठीक है, बहुत ही रिजिड होते हैं। जबकि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, तो सबसे पहली बात कि ये हमारे बहुत ही हाईली एक्वस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर ना तो कोई ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, ना इनके अंदर यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स के बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल देखने को मिल जाता है, ठीक है, और इसी की वजह से ये हमारा थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, और इसके अंदर यहाँ पे बहुत ही लेस रिजिडिटी देखने को मिलती है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, और आई होप कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि हमारा आ जाता है पार्टिकल साइज, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल साइज, अब पार्टिकल साइज मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे जो हमारी ड्रग है, ठीक है, तो हमारी ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल साइज इज अ क्रिटिकल पैरामीटर इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज बिकॉज इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द ड्रग्स फिजिको केमिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज ना भाई हमारे ड्रग्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब कैसे करता है वो चीज़ें अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बाकी आप लोग इतना समझो, इट प्लेज अ की रोल इन ड्रग सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, बायो अवेलेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे यही होता है कि जो हमारा पार्टिकल साइज है किसी भी ड्रग का, ठीक है, वो हमारा जितना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, वो जो हमारी ड्रग है वो उतनी ही ज़्यादा कह सकते हो सॉल्युबल देखने को मिलती है, ठीक है, वो हमारी उतनी ही ज़्यादा उसका डिसोल्यूशन रेट हाई हो जाता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी हाई हो जाती है। मतलब सिंपली हम लोग बात करें तो अगर हमारा पार्टिकल साइज यहाँ पे छोटा देखने को मिल रहा है किसी भी ड्रग का, ठीक है, तो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हमारे डोजेज फॉर्म के लिए अच्छी बात होती है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। कंट्रोलिंग पार्टिकल साइज इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट ड्रग परफॉर्मेंस एंड मैन्युफैक्चरेबिलिटी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारा पार्टिकल साइज को यहाँ पे हमारे जो मतलब जितनी हमारी नीड है उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल करना, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट हमारा ड्रग परफॉर्मेंस, ताकि जो हमारी ड्रग परफॉर्मेंस है वो हमारी कंसिस्टेंट बनी रहे और वो हमारी यहाँ पे अच्छे से मैन्युफैक्चर हो सके। अब देखिए ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में रोल प्ले करता है। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे देखेंगे तब आप लोग यहाँ पे और बेटर समझते जाओगे। जैसे पार्टिकल साइज हमारा फ्लो प्रॉपर्टी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब ये फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग अभी देखेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज की, कि मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो कोई भी मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है, तो उसका पार्टिकल साइज कितना है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे कौन कौन से तरीके होते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारे बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। अब इनके अंदर बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में गए। बाकी थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है, थोड़ा आप लोग समझ जाओगे। जैसे पहला मेथड होता है माइक्रोस्कोपी। अब भाई सिंपल सी बात है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग यहाँ पे देख के किसी भी जो है कह सकते हो पार्टिकल साइज का आइडिया इजीली लगा सकते हैं, है ना, कि हमारा पार्टिकल कितने साइज का है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपी के अंदर भी हमारे दो टाइप के माइक्रोस्कोपी आ जाते हैं, एक हमारा ऑप्टिकल आ जाता है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो वो चीज़ें भी हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी में डिस्कस करी हुई हैं अपने थर्ड सेम माइक्रोबायोलॉजी में, तो वहाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। फिर हमारा सीविंग मेथड आ जाता है, ठीक है, तो सीविंग को भी हम लोगों ने यहाँ पे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था कि सीविंग में क्या होता है कि हमारी डिफरेंट साइज की सीव देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल हमारा कह सकते हो जिस नंबर की सीव से पास कर जाए तो हमें यहाँ पे उससे आइडिया लग जाता है कि हमारा पार्टिकल साइज कितना है। और उसके बाद हमारा सेडिमेंटेशन टेक्निक, तो हमारा सेडिमेंटेशन का मतलब भी होता है जैसे हमारे पार्टिकल साइज का कह सकते हो नीचे जाके बैठ जाना, जैसे हमारा सस्पेंशन वगैरह होता है। तो अगर सेडिमेंटेशन बहुत तेजी से हो रहा है इसका मतलब पार्टिकल साइज काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि बड़े पार्टिकल साइज में क्या होगा, हमारा हैवी होंगे थोड़ा, तो उनमें ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। और अगर हमारा पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा है तो वो हमारा बहुत ही धीरे धीरे सेटल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ कोल्टर काउंटर मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स का हम लोग यहाँ पे यूज़ करके अपने पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ ये तो हमारे यहाँ पे पार्टिकल साइज, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पार्टिकल शेप के बारे में। तो देखिए पार्टिकल शेप भी हमारा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे ड्रग्स की कह सकते हो फॉर्मुलेशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि पार्टिकल जो शेप होता है तो वो हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे हमारा स्फेरिकल हो सकता है, हमारा क्यूब हो सकता है, और हमारे ज़्यादातर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनका एकदम कोई फिक्स शेप नहीं होता है कि वो हमारा एक बिल्कुल स्फीयर है या फिर बिल्कुल क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है,
पार्टिकल शेप रिफर्स टू द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए सबसे पहली बात वही है कि हमारा जो पार्टिकल्स है उसका ज्योमेट्रिक फॉर्म मतलब वो किस शेप में है, वही चीज होती है हमारे पार्टिकल शेप, है ना, कि वो किस तरह से दिख रहा है। बाकी इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज द शेप ऑफ पार्टिकल्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर कॉमन शेप्स की बात करें तो हमारा स्फेरिकल हो गया, क्यूबिक हो गया, इरेगुलर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिकल शेप की बात करें तो देखिए स्फेरिकल जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे बेटर फ्लो एबिलिटी मतलब कह सकते हो प्रोवाइड करते हैं। देखिए फ्लो एबिलिटी, तो अभी हम लोग यहाँ पे फ्लो पार्टिकल फ्लो में बहुत अच्छे से देखेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज में। बाकी आप लोग सिंपली समझिए फ्लो प्रॉपर्टी। देखिए फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, हमारा फ्लो का मतलब हो गया बहना, है ना, कह सकते हो चलना। तो देखिए अगर हमारा कोई स्फेरिकल पार्टिकल है तो ये हमारा फ्लो बहुत अच्छे से होगा। क्यों भाई, देखिए सिंपल सी बात है कि आप लोग को पता है भाई स्फेरिकल है, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी आसानी से रोल कर सकता है ना, तो ये हमारा कह सकते हो बहुत ही जल्दी आगे ऐसा फ्लो करता रहेगा। तो हमारा अगर हमारा पार्टिकल कह सकते हो स्फेरिकल शेप का है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। वहीं अगर कोई हमारा पार्टिकल जो है क्यूबिक शेप का है तो इसके फ्लो होने में ना काफी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत तो ये फ्लो होगा लेकिन ज्यादा दूर तक ये फ्लो हो नहीं पाएगा, या फिर ज्यादा टाइम तक ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हमारा इरेगुलर है तो उसमें भी हमारी फ्लो प्रॉपर्टी थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगी। तो वो चीज़ हमारी हो जाती है कि अगर हमारा फ्लो प्रॉपर्टी हमें देखनी है तो स्फेरिकल पार्टिकल काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी इरेगुलर और इलोंगेटेड पार्टिकल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया दैट कैन इनहेंस द डिसोल्यूशन रेट। तो यहाँ पे देखिए अभी सरफेस एरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी हमारा पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका कितना ज़्यादा एरिया, मतलब वो कितना सरफेस एरिया कह सकते हो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वही हमारा सरफेस एरिया, मतलब कि उसकी जो सरफेस है उसका यहाँ पे कितना एरिया देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे हमारा मान लीजिए हमारा कोई स्फेरिकल पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो देखिए वो यहाँ पे हमारा कह सकते हो फिक्स हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यही स्फेरिकल पार्टिकल को हम लोग थोड़ा सा इरेगुलर शेप में कन्वर्ट कर दें तो मान लीजिए हमारा एलोंगेट हो गया। अब इसका सरफेस एरिया देख सकते हैं आप काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो इरेगुलर शेप में क्या होता है हमारा सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जो कि हमारा डिसोल्यूशन रेट को काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। बाकी पार्टिकल्स विद इरेगुलर शेप्स मे पैक लेस एफिशिएंटली लीडिंग टू वेरिएशन इन बल्क एंड टैप डेंसिटी। देखिए ये पॉइंट अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, बट ये पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे डेंसिटी में देखेंगे, तब आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए इसको हम लोग अभी देखेंगे, इसलिए आप परेशान मत होइए। शेप कैन इन्फ्लुएंस हाउ पार्टिकल कंप्रेस ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मुलेशन। देखिए अभी वैसे आप लोग को पता तो है नहीं ज़्यादा, बट आप लोग सिंपली समझिए कि जो हमारी टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, टैबलेट्स, तो ये टैबलेट्स ना हमारी बनती हैं कह सकते हो पाउडर से। मतलब जब हमारे पाउडर्स को यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है, मतलब उनको दबाया जाता है, तब जाके वो हमारे टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारे इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है कि हमारे जो है ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस ना हो, जैसे इरेगुलर शेप पार्टिकल में डिफॉर्म और फ्रैक्चर अंडर प्रेशर। तो देखिए कंप्रेस मतलब क्या होता है भाई, कंप्रेस में हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से उसको दबाते हैं। तो अगर हमारा इरेगुलर शेप का पार्टिकल होगा तो हो सकता है कि वो डिफॉर्म हो जाए, मतलब कि वो हो सकता है वो यहाँ पे उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है वो फ्रैक्चर हो जाए, मतलब कि वो हो सकता है वो प्रेशर में यहाँ पे अच्छे से झेल ना पाए प्रेशर को, परफॉर्म मतलब प्रेशर के अंडर में वो अच्छे से काम ना कर पाए। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा देखनी होती है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो इरेगुलर हमारे पार्टिकल्स बहुत ही बेकार होते हैं, है ना। और फॉर इनहेलेशन फॉर्मुलेशंस पार्टिकल शेप इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग एरोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इनहेलेशन में क्या होता है भाई, इनहेलेशन में कोई भी दवा होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने नोज के थ्रू इनहेल करते हैं ना, और वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाके कह सकते हो डिपॉजिट होती है ना, लंग्स में काम करती है। तो देखिए अगर हमारा इरेगुलर और रॉड शेप का पार्टिकल है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो हमारे लंग में ज़्यादा अच्छे से जाके डिपॉजिट ना हो पाए, जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है और जो उसकी एफिकेसी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है भाई, जब हमारी दवा एब्जॉर्ब ही नहीं होगी अच्छे से, ठीक है, डिपॉजिट ही नहीं हो पाएगी, तो वो हमारी काम कैसे करेगी, तो उसकी एफिकेसी भी हमारी इफेक्ट होगी और हमारा उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं अच्छा हो पाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे पार्टिकल शेप भी जो है एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा स्फेरिकल ही अच्छा होता है, क्यूब ही अच्छा होता है, रेगुलर ही अच्छा होता है। हमें यहाँ पे डिफरेंट कह सकते हो फैक्टर्स पे डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हमारे जाते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज। अब देखिए आप लोग सोच रहे होगे फ्लो प्रॉपर्टीज इसका क्या लेना देना है। देखिए फ्लो प्रॉपर्टीज हमारी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे क्यों हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फ्लो प्रॉपर्टीज इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स बिहेव ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक मिक्सिंग, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन एंड फिलिंग।
देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे समझिए कि हमारा मान लीजिए हम लोग एक मिक्सिंग को उठाते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग में हमारा क्या होता है भाई, मिक्सिंग में हम लोग यहाँ पे मान लो कैसे कह सकते हो, ये हमारा मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए तीसरा पार्टिकल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो एक जार के अंदर बंद करके, है ना, हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सर आते हैं, जैसे सिग्मा ब्लेड मिक्सर, हम लोगों ने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए हो बता क्या है कि भाई हमारे मिक्सर में क्या होता है भाई, ये हमारे मिक्स होते हैं। अब मिक्स होने के लिए क्या होता है भाई, मिक्स होने के लिए ये हमारे कह सकते हो इधर उधर हमारे बहुत सारा मतलब घूमते हैं, है ना। तो घूमने के लिए भाई क्या होता है भाई, मतलब कह सकते हो घूमने के लिए यहाँ पे अगर हमारा जो पाउडर है, ठीक है, या फिर कह सकते हो हमारा जो भी हम लोग सब्सटेंस है, हमारा ड्रग है, उसको मिक्स कर रहे हैं, तो अगर उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, यानी कि वो अच्छे से इधर उधर फ्लो कर पाएगा, तभी तो वो अच्छे से मिक्स होगा। मान लीजिए अगर हमारा कोई ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है, और वो यहाँ पे जाके जो है मान लीजिए यहीं पे जाके किसी के साथ चिपक जाए, ठीक है, मान लीजिए उसके उसके अंदर हमारा कुछ कह सकते हो हमारा उसका कह सकते हो कि वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो, है ना, वो हमारा एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर ले, है ना, या फिर वो हमारा वाटर रिलीज कर दे, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्या होंगी भाई, तब हमारा वो जाके जो है किसी कह सकते हो हमारे स्पेसिफिक साइड पे जाके चिपक जाएगा, है ना, और हमारा अच्छे से मिक्सिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा गया कि किसी भी टाइप की मतलब चाहे वो मिक्सिंग हो, फिर हम लोग ग्रेनुलेशन की बात करें तो ग्रेनुलेशन अभी हम लोग ये आप लोग को इस बार पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारा किस तरीके से फ्लो प्रॉपर्टी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। कंप्रेशन वगैरह में भी क्या होता है कि अगर हमारा अच्छे से देखिए कोई भी चीज़ अगर हमारा अच्छे से फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी कि वो हमारी कंप्रेस भी अच्छे से होगी। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग को इस बार पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग थोड़ा और अच्छे से समझोगे। बाकी सिंपली समझो कि इन सभी चीज़ों में हमारा फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होना बहुत जरूरी है। मतलब हमें क्या चाहिए कि हम लोग जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से फ्लो हो। अगर वो फ्लो होगा तो वो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी बहुत अच्छे से काम करेंगी, ठीक है। पुअर फ्लो कैन लीड टू चैलेंजेस इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन ड्रग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए पुअर फ्लो है, अगर हमारा पाउडर जो है कह सकते हो हमारी जो ड्रग सब्सटेंस है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे उनकी कह सकते हो कि हमारी यूनिफॉर्मिटी यानी कि वो हमारा यूनिफॉर्म हो जाए, एक साइज का हो, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। स्पेशली इन सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, ठीक है। तो इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर हमारी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी की में, तो देखिए सबसे पहला हमारा था ब्लेंडिंग मतलब सिंपल सी बात है मिक्सिंग। तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो एंश्योर्स प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। तो अगर हमारा मान लीजिए यूनिफॉर्म फ्लो है, मतलब अगर हमारा फ्लो अच्छे से हो रहा है, तो उससे हमारा ड्रग क्या होगी, प्रॉपर मिक्स होगी अच्छे से, है ना, और हमारे एक्सिपिएंट से अच्छे से जाके हमारी बाइंड हो पाएगी। और फिलिंग में की बात करें तो देखिए हमारा जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो ड्रग को फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है भाई, हमारा ड्रग अच्छे से फ्लो होगा तो हमारा अच्छे से फिल हो पाएगा, ठीक है। उसमें भी बहुत मेजर रोल प्ले होता है। और कंप्रेशन में भी हमारा क्या होता है, पुअर फ्लो कैन रिजल्ट इन वेरिएशन इन टैबलेट वेट, हार्डनेस एंड कंटेंट विच अफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारा फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर हम लोग बहुत डिफरेंट कह सकते हो एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, जैसे हमारा डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी अच्छे से देखेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ फैक्टर्स की जो कि हमारे फ्लो प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो लार्ज पार्टिकल्स टेंड्स टू हैव बेटर फ्लो ड्यू टू रिड्यूस्ड कोहेसिव फोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेज, एडेसिव फोर्सेज, कोहेसिव मतलब कि कह सकते हो कि जो हमारी पार्टिकल्स के बीच में लगती है, दो सेम पार्टिकल्स के बीच में लगती है, वो हमारी कोहेसिव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारी दो सेम पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपस में चिपक जाएंगे, है ना। और वो अगर आपस में चिपक गए तो हमारा कह सकते हो फ्लो अच्छे से होगा नहीं। तो लार्जर पार्टिकल्स में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेज हमारी वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से फ्लो हो पाते हैं। स्फेरिकल पार्टिकल्स हमारे जो है जनरली ज़्यादा अच्छे से फ्लो होते हैं। भाई ये तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पार्टिकल शेप में भी देखा कि अगर हमारा कोई स्फेरिकल पार्टिकल है तो वो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लो होगा, बजाय कि अगर हमारे अगर वो क्यूब के फॉर्म में या इरेगुलर फॉर्म में तो वो हमारा थोड़ा सा कम फ्लो होगा, है ना। और पार्टिकल्स विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट टेंड टू क्लम्प और एडहेयर टू ईच अदर। अब अगर मान लीजिए कोई हमारा पार्टिकल है, ठीक है, और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट यानी कि वो कह सकते हो नमी वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो वो क्या होगा भाई, वो हमारे एटमॉस्फेयर से नमी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो हमारा थोड़ा कह सकते हो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। और जब वो वेट हो जाएगा तो वो क्या होगा भाई, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, बल्कि हमारा क्लम्प यानी कि वो आपस में इकट्ठा होकर कह सकते हो अडहेयर हो जाएंगे। अडहेयर मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो वो हमारे क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब कह सकते हो आपस में इकट्ठा होकर एक मास का फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हायर डिफरेंस बिटवीन बल्क एंड टैप डेंसिटी सजेस्ट पुअर फ्लो एंड हायर कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए ये पॉइंट भी अभी आप लोग नहीं समझोगे, अब आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपनी बल्क एंड टैप डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक हमारा आ जाता है मेजरमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर, कि हम लोग यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे बल्क एंड टैप डेंसिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब इसके अंदर हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा
देखिए डेंसिटी, पहली बात हम लोग डेंसिटी को समझते हैं, ठीक है। तो भाई डेंसिटी आप सभी को समझते हो कि डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, है ना, कि वो कितना ज़्यादा डेंस है कोई चीज़। जैसे मान लो कि एक क्लास में मान लो हमारे यहाँ पे 12 बच्चे हैं, ठीक है, और वहीं मान लो सेम क्लास, ठीक है, मतलब उसका साइज सेम ही है, और वहीं पे मान लो हमारे 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 12 बच्चे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इस क्लास में बनाए, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोगों ने 12 मतलब ऐसे देखिए थोड़ा सा क्लास, मतलब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कर लेते कि हमारा यहाँ पे इस क्लास में मान लीजिए 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है भाई, हमारा बहुत ही स्पेस खाली रह गया है ना, तो डेंसिटी बहुत ही कम है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे बना दे, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग यहाँ पे किसी तरह एडजस्ट कर करके हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है मतलब इस तरीके से 40 बच्चों को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे इस क्लास में जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हो डेंसिटी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ना तो कोई खाली स्पेस बचेगा, सब आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहेंगे, है ना, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि डेंसिटी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा घनी है ना, कितना ज़्यादा उसका हमारा डेंस, मतलब समझ रहे हो डेंसिटी तो आप सभी को पता ही है। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी ना हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा बल्क डेंसिटी, ठीक है, और एक हमारा होता है टैप्ड डेंसिटी। अब देखिए बल्क एंड टैप्ड का क्या सिस्टम है, देखिए इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने बहुत फील भी किया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया, बट अगर आप लोगों ने कभी किया हो या फिर कभी किया नहीं हुआ तो आई थिंक देखा जरूर होगा कि मान लीजिए हमारे घर में आटा वगैरह आता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आटा वगैरह को जो है किसी कंटेनर में खाली करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्टार्टिंग में उसको कंटेनर में खाली कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे बिना कंटेनर को हिलाया या फिर कुछ भी किया, आटे को खाली किया, तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे पूरा ऊपर तक आके भर गया, ठीक है, कंटेनर में पूरा फिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने आटे को डायरेक्टली, मान लीजिए, मतलब ये समझाने का तरीका है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, मान लो हम लोगों ने कोई आटा लिया फिर कुछ भी ऐसा पाउडर फॉर्म में कुछ भी लिया, ठीक है, और उसको हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे इसमें खाली कर दिया, ठीक है, कंटेनर में। तो अगर हम लोगों ने डायरेक्टली खाली कर दिया और हम लोगों ने क्या देखा कि एक टाइम के बाद वो पूरा जाके यहाँ तक फिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसकी जो भी डेंसिटी होगी, ठीक है, इस कंटेनर की, वो हमारी हो जाएगी बल्क डेंसिटी, ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी, बल्क डेंसिटी। अब यहाँ पे टैप डेंसिटी से क्या मतलब है, अब देखिए होता क्या है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मान लीजिए हम लोगों ने एक बार में कुछ भी ऐसा खाली किया किसी कंटेनर में, ठीक है, और वो पूरा भर गया। अब मान लीजिए हम लोग क्या करें कि उस कंटेनर को थोड़ा सा ऐसे जो है मतलब कुछ इस तरीके, मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए हमारा कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा लाके भर दिया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि जब हम लोग लाके हम लोग कुछ भी लाके इसमें भर देते हैं, ठीक है, तो वो पहले क्या होता है तुरंत उसमें भर जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा टैप करें, ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे सेटल हो जाता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि सेटल होने के बाद क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी जगह यहाँ पे कंटेनर में फिर से खाली हो जाती है। लेकिन देखिए अब क्या हुआ, अब आप लोगों ने ना इसको बहुत अच्छे से टैप कर दिया है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहले जो हमारे मान लीजिए जब हम लोगों ने इसमें नॉर्मली खाली किया था तो ये हमारे बल्क अमाउंट में थे, ठीक है, तो इनके पार्टिकल साइज मतलब कह सकते हो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम भी पास पास नहीं थे, ठीक है, वैसे जनरली तो सॉलिड में पास ही होते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हो इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस था। लेकिन जब आप लोगों ने इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैप कर दिया, मतलब या तो हाथ से दबा दिया, ठीक है, या तो हमारा ऐसे टैप कर दिया, तो फिर क्या होगा भाई, फिर हमारी ये बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जो डेंसिटी है वो बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल दबा के एकदम फाइनल डेंसिटी निकाल दी है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये ना दब सकता है, इससे ज़्यादा ना टैप हो सकता है, तो इस डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं टैप्ड डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे देखें तो बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स एंड वॉइड्स बिटवीन देम। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई कि जैसे मान लीजिए हमारा ये हम लोगों ने कुछ मान लीजिए हम लोगों ने पार्टिकल्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बल्क डेंसिटी है, ठीक है, तो बल्क डेंसिटी में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इन पार्टिकल्स को तो इंक्लूड करेंगे ही, बाकी इनके बीच के जो स्पेसेज है ना इनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बल्क डेंसिटी हो जाती है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे टैप डेंसिटी की बात करें, अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला तो आप लोगों को सिंपल सा सबको भी पता है कि हमारा डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखिए मास हमारा सिंपल सी बात है भाई कि वो हमारा इसका कितना मास है, ठीक है, और वॉल्यूम यानी कि वो हमारे यहाँ पे इसकी कितना यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो हमारा बल्क होगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि जो हमारा टैप डेंसिटी होगा उसका वॉल्यूम हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमारी हो जाती है कि हमारा टैप डेंसिटी में क्या होता है, टैप डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल आफ्टर टैपिंग, मतलब कि टैप करने के बाद उसकी क्या डेंसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं टैप डेंसिटी, विच अलाउज द पार्टिकल्स टू सेटल मोर क्लोजली टुगेदर। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम लोग इसको टैप कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ही हमारा जो थोड़ा बहुत स्पेस बच गया था, अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब ये बिल्कुल पास पास आके चिपक जाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ना स्पेस बिल्कुल नाम मात्र का हो जाता है, तो अब ये ना एक दूसरे से बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हो आके एकदम पास पास चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे इस बार जो डेंसिटी निकलती है इसको हम बोलते हैं टैप डेंसिटी, बहुत ही सिंपल है।
अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मूला की बात करें तो हमारे यहाँ पे मास अपन वॉल्यूम आफ्टर टैपिंग, तो टैपिंग के बाद कितना वॉल्यूम है वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्स इंडेक्स, एक होता है हॉजनर रेशियो, और इन दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ किस में रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। तो मेजर कैसे करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को, डेंसिटी से। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे होते हैं, एक होता है कार्स इंडेक्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100, ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। और हॉजनर रेशियो हमारा होता है टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों से हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे पता लगाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों ने किसी भी पार्टिकल का किसी भी हम लोगों ने सब्सटेंस का जो है कार्स इंडेक्स कैलकुलेट किया, ठीक है, और अगर वो कार्स इंडेक्स की वैल्यू 15% से लो आ रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो जो पार्टिकल है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी वो बहुत ही ज़्यादा गुड फ्लो नेचर का होगा, ठीक है, उसका फ्लो नेचर काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारे कार्स इंडेक्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो पार्टिकल हमारा बहुत ही पुअर फ्लो शो करेगा, ठीक है, मतलब उसका फ्लो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वहीं अगर हॉजनर रेशियो की बात करें तो अगर हमारे किसी पार्टिकल की हॉजनर रेशियो की वैल्यू 1.25 से कम आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लो इंडिकेट करेगा। और वहीं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1.4 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो यहाँ पे बहुत ही पुअर फ्लो इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने फ्लो प्रॉपर्टी को यहाँ पे डेंसिटी से मेजर कर सकते हैं। अब एक हमारे यहाँ पे इसका एक और तरीका होता है एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक सरफेस है, ठीक है, ये हम लोगों ने एक हमारी जगह है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे पाउडर को कह सकते हो ऊपर से ऐसे खाली करना स्टार्ट किया। तो देखिए होता क्या है कि पहले हमारा पाउडर जैसे हम लोगों ने खाली किया, ठीक है, तो खाली करते करते क्या होता है कि हमारा ये पाउडर जो है बनते 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 हमारे कुछ इस टाइप का एक टीला टाइप का बना लेगा, है ना, कुछ हमारा इस टाइप का हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या होता है पाउडर डालते जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ से नीचे ऐसे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है ना, पाउडर ऊपर से डालेंगे वो नीचे गिरता जाएगा, डालेंगे नीचे गिरता जाएगा। तो यहाँ पे ये मतलब एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस ट्राइंगल में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा एक एंगल बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक एंगल बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड स्लोप ऑफ अ पाइल ऑफ पाउडर इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। यानी यहाँ पे देखिए जो हमारा स्लोप होती है इसकी और जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है tan थीटा इज इक्वल टू h/r, जहाँ पे हमारा थीटा हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, h हमारा हाइट हो जाती है, r हमारे यहाँ पे रेडियस हो जाता है, ठीक है, यानी इसका हाफ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी देखिए हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज से कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू 30 डिग्री से कम है, ठीक है, तो वो हमारे बहुत ही गुड फ्लो नेचर का होगा, और अगर हमारे इसकी वैल्यू 40 डिग्री से ज़्यादा है तो वो हमारा बहुत ही पुअर फ्लो नेचर का होगा। यानी सिंपल से समझिए कि एंगल ऑफ रिपोज जितना कम होगा, ठीक है, पाउडर हमारा उतना ज़्यादा फ्लो अच्छा फ्लो करेगा, और अगर ये जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पाउडर हमारा उतना कम फ्लो करेगा। भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई पाउडर है अगर वो हमारा बहुत अच्छा फ्लो कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ऐसे गिरता है ना, यहाँ से फिसलता जाएगा फ्लो कर करके, और अगर जितना ज़्यादा फिसलेगा हमारा एंगल उतना ज़्यादा छोटा बनेगा, है ना। अगर मान लीजिए ये जो हमारी हाइट है, हमारा कह सकते हो स्लोप की जो हाइट है वो जितनी ज़्यादा हमारी लॉन्ग होगी, ठीक है, हमारा एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और हमारा फ्लो प्रॉपर्टी उतनी बेकार होगी, जबकि इसकी हाइट यहाँ पे जितनी छोटी होगी, ठीक है, और ये स्लोप हमारा जितना कम होगा, ठीक है, एंगल जितना कम होगा वो हमारा यहाँ पे उतना अच्छा फ्लो इंडिकेट करेगा। क्योंकि देखिए अगर हमारा हाइट कम है इसका मतलब कि हम लोग पाउडर डाल रहे हैं वो हमारा फ्लो हो के नीचे गिरता जा रहा है ना। तो देखिए ये हो गई हमारी यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टीज। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जो कि हमारी हो जाती है सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। अब देखिए सॉल्युबिलिटी भी हमारा कोई नया टॉपिक तो है नहीं, इससे आप लोग भली भांति परिचित, तो इसको आप लोगों ने ऑलरेडी अपने थर्ड सेम में बहुत डिटेल में पूरा यूनिट आप लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा है। अब भाई सॉल्युबिलिटी, भाई आप लोग सिंपल सी बात समझ रहे हो कि कोई हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो कितना ज़्यादा कितने अच्छे से डिजॉल्व हो पा रहा है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यानी इसकी हमारी सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है, आप लोग को पता होगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व बाय द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, है ना। कि हमारा एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई 100 ml का सॉल्वेंट है और उसमें हमारा कोई हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो 100 ml में कितना मैक्सिमम हम लोग सॉल्यूट मिला है कि वो इसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए। मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल एक डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना दें, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हमारा कोई सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो पा रहा है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब जितना ज़्यादा हमारा डिजॉल्व हो पाएगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, सिंपल सी बात है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट। अब यहाँ पे वही डेफिनेशन होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग ड्रग्स केस में पढ़ रहे हैं तो हमारी जो ड्रग है वो हमारे सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो
पा रही है वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब सॉल्युबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी को, एब्जॉर्प्शन को एंड ओवरऑल एफिकेसी को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो हमारी जो ड्रग है वो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा यहाँ पे हमारी कह सकते हो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छे से जाके हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है कह सकते हो पहुँचेगी, ठीक है, और वहाँ पे हमारी उतनी ज़्यादा उसकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी देखने को मिलेगी। और जितना ज़्यादा कोई ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होगा, जितना ज़्यादा कोई ड्रग हमारा बायोअवेलेबिलिटी शो करेगा, उतना ज़्यादा वो ड्रग अपनी एफिकेसी शो करेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि देखिए जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी और उतना अच्छा एफिकेसी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हमारी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग सॉल्युबिलिटी इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग दैट द ड्रग कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इन इट्स एक्टिव फॉर्म। तो वही चीज़ है कि अगर जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बॉडी के अंदर डाला और अगर वो अच्छे से सॉल्युबल ही नहीं हो पा रही है, ठीक है, हमारी बॉडी के कह सकते हो फ्लूइड्स में अच्छे वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा भाई, वो हमारी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी और हमारी बॉडी में अच्छा एक्शन नहीं शो करेगी। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी को मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन प्री फॉर्मुलेशन की बात करें कि हम लोग यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन में, तो देखिए सबसे पहला हमारा बायोअवेलेबिलिटी हो जाता है। फॉर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड ओरली द सॉल्युबिलिटी इन जीआईटी फ्लूइड्स इज एसेंशियल फॉर द ड्रग टू डिजॉल्व एंड टू बी एब्जॉर्ब। तो देखिए भाई वही चीज़ है कि हम लोग जब ड्रग को ओरली ले रहे हैं तो वो हमारा जीआईटी फ्लूइड्स के साथ जाके सॉल्युबल हो पाए, वो अच्छे से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सारी जितनी अच्छी होंगी वो उतनी अच्छी हमारी बायोअवेलेबिलिटी होगी ड्रग की, है ना। फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफन लीड्स टू पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफन लीड्स टू लो बायो अवेलेबिलिटी। अब देखिए हमारी सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा लो होगी हमारी बायो अवेलेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ड्रग्स विथ लो सॉल्युबिलिटी में रिक्वायर लार्जर डोजेज टू अचीव थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ड्रग है उसकी लो सॉल्युबिलिटी है, मतलब अगर वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या होगा भाई, जो ड्रग जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगी वो उतना ज़्यादा हमारे ब्लड में पहुंचेगी, उतना ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करेगी, और जो जितना कम होगी वो उतना कम ब्लड में पहुंचेगी, उतना कम इफेक्ट शो करेगी। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड इफेक्ट डालना है, ठीक है, तो हमें लार्जर डोज देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे साइड इफेक्ट के रिस्क यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी पुअर सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब देखिए अगर हमारी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो जैसे कुछ हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जैसे हमारा ग्रेनुलेशन हो गया, कंप्रेशन हो गए, ये सभी चीजें आप लोग इस बार पढ़ोगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा अफेक्टिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारी कह सकते हो यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो हमारा ड्रग है वो यूनिफॉर्म हो, है ना, उसके सभी पार्टिकल सेम हो, सेम नेचर के हो, ठीक है, पार्टिकल साइज सेम नेचर का हो, और उसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है। सॉल्युबिलिटी हेल्प्स गाइड द सिलेक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म, और सॉल्युबिलिटी से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो है एप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म भी सेट कर पाते हैं। अगर मान लो सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है तो हम लोग सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, है ना, और अगर हमारी सॉल्युबिलिटी नहीं अच्छी है तो हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म कभी नहीं बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से देखने को मिलती हैं। तो सॉल्युबिलिटी हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अब सॉल्युबिलिटी के अंदर भी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कि सबसे पहला हमारा पीएच आ जाता है। अब पीएच की बात करें तो देखिए पीएच इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी। अब देखिए पीएच ना हमारा बहुत ही एक मेजर फैक्टर होता है जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब पीएच का सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई, हमारा पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए होता क्या है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl हो गया, तो ये HCl वगैरह क्या होता है, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए कोई चीज़, कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो तभी इस नेचर से पता चलता है कि वो कितना जल्दी डिसोशिएट हो रहा है ना। तो अगर कोई हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हमारा किसी भी मीडियम में, चाहे वो हमारा एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है डिसोशिएट होने की, तो ये किसी भी मीडियम में डिसोशिएट हो जाते हैं। और एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि जो जितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे डिसोशिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है तो आप लोग सॉल्युबिलिटी जाके देख लेना, और अगर पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, कि जो हमारी चीज़ जितनी ज़्यादा डिसोशिएट होगी, मतलब अगर कोई हमारा आयनिक कंपाउंड है, आयनिक ड्रग है, वो जितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारे लिए क्या है कि भाई अगर हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमें चाहिए कि हमारी ड्रग डिसोशिएट हो। तो देखिए अगर कोई हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहाँ पे हमें नहीं चाहिए कि हमारा कोई एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, वहाँ पे कोई भी पीएच हो, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है भाई, पीएच कम है तो एसिड नेचर का होगा, पीएच ज़्यादा है तो बेस होगा, तो वहाँ पे हमें पीएच से कोई लेना देना नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे सभी पीएच पे लगभग आयोनाइजेबल होते हैं, यानी आयोनाइज हो जाते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी तो लगभग सभी पीएच में अच्छी होती है। लेकिन पीएच हमारे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे वीक केस ऑफ वीक एसिड और केस ऑफ वीक बेस।
तो देखिए वीक एसिड क्या होता है भाई, वीक एसिड जैसे हमारा एग्जांपल हो गया CH3COOH, ठीक है। तो ये ना ये हमारे बहुत ही कम डिसोशिएट होते हैं, मतलब कि ये बहुत ही कह सकते हो सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम इनका डिसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि भाई देखिए पहली बात तो ये बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, और दूसरी बात कि जो हमारे वीक एसिड हैं, ठीक है, वो हमारे कह सकते हो बेसिक मीडियम में ही जाके डिसोशिएट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बेसिक मीडियम में क्या होंगे भाई, हमारा रिएक्शन वगैरह करेंगे और हमारा डिसोशिएट हो जाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई ड्रग हमारी वीक एसिडिक नेचर की है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली पीएच के प्रोपोर्शनल होगी। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमारा ड्रग जो है वीक एसिड नेचर का है तो वो चाहेगा कि वो हमारा जो उसका सॉल्वेंट है वो हमारा बेसिक नेचर का हो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात समझो कि वीक एसिडिक ड्रग हमारी जो है बेसिक मीडियम में ज़्यादा आयोनाइजेबल होती हैं, और जो हमारी वीक बेसिक ड्रग होती हैं वो हमारी एसिडिक मीडियम में ज़्यादा आयोनाइजेबल होती हैं। तो अगर मान लो हमारा वीक एसिड है तो वहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पीएच के, यानी कि अगर हमारा पीएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए पीएच बढ़ने का मतलब क्या है, पीएच हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट बेसिक नेचर का होगा, और अगर बेसिक नेचर का होगा तो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हमारा बेसिक में जो हमारे वीक एसिड ड्रग है वो ज़्यादा आयोनाइजेबल होंगी, है ना। तो वीक एसिड में क्या होता है, हमारी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के, जितना ज़्यादा पीएच उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। लेकिन वीक बेस के केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए वीक बेस में क्या होता है भाई, हमें चाहिए वीक बेस में कि हमारा जो पीएच है वो जितना कम होगा, है ना, हमारा वीक बेस की क्या सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जितना पीएच कम कर रहे हैं उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। भाई सिंपल सी बात है, पीएच जितना कम होगा यानी कि हमारा सॉल्वेंट एसिडिक नेचर का होगा, और जितना ज़्यादा सॉल्वेंट एसिडिक नेचर का होगा उतना ज़्यादा हमारा वीक बेस यहाँ पे आयोनाइज हो जाएगा, और जितना ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे सेकंड हमारा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब देखिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब ही होता है कि कोई जो हमारी ड्रग है, ठीक है, कोई जो हमारी ड्रग है वो कितनी ज़्यादा आयोनाइज हो पा रही है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा डिसोशिएट हो पा रही है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वैसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट तो आप लोग का बेस का भी होता है, एसिड का भी होता है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में बेसिकली पीके के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि हमारा अगर हम लोग एक्चुअल में देखें ना तो ये हमारा एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग जनरल में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमारा एसिड और बेस दोनों के केस में पढ़ लेते हैं। वैसे पीके जो आपके सिलेबस में दिया है इसका मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात की हम लोग यहाँ पे पीके नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पे पीके के टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा पीके भी हो सकता है, पीके भी हो सकता है। पीके का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीकेबी का मतलब होता है बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल समझते हैं कि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाइयर, अब देखिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पीके कहाँ हेल्प करता है, अगर हमारी पीके वैल्यू हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ड्रग है वो हमारा वीक एसिड नेचर का है, मींस इट डिसोशिएट लेस रैपिडली, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारी ड्रग है उसकी हम लोगों ने पीके वैल्यू कैलकुलेट करी, और अगर वो हमारी पीके वैल्यू यहाँ पे हाई आ रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब हमारी जो ड्रग है वो हमारे वीक एसिड नेचर की होगी, ठीक है। और जब अगर वीक एसिड नेचर का होगा तो हमारा क्या होगा, ड्रग हमारी बहुत ही लेस रैपिडली डिसोशिएट होगी, ठीक है। और वहीं अगर हमारा पीके वैल्यू देखिए पीके का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग वही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने किसी एसिडिक ड्रग का, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू अगर हमारी बहुत ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो वीक एसिड होगा, और अगर उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारा बहुत रैपिडली या बहुत तेज आयोनाइज होगा, और अगर हमारा वीक होगा तो बहुत ही लेस रैपिडली आयोनाइज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमें पता ही है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्रग्स आर यूजुअली मोर सॉल्युबल इन देयर आयोनाइज्ड फॉर्म। अब देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जो ड्रग हमारी जितनी ज़्यादा आयोनाइज होगी, ठीक है, मतलब कि हमारा ड्रग जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ड्रग्स आर यूजुअली मोर सॉल्युबल, दैट डिपेंड्स ऑन द पीके एंड पीएच। और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं भाई, ये दोनों चीज़ें हमारे पीके और पीएच पर डिपेंड करती हैं। भाई देखो पीके का मतलब है कि हमारा पीके जितना कम होगा, है ना, हमारी ड्रग उतनी ज़्यादा कह सकते, देखिए हाँ, लोअर पीके वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पीके जितना कम होगा हमारा ड्रग उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना ज़्यादा आयोनाइज होगा। और पीएच यहाँ पे बात करें तो पीएच देखिए जितना पीएच अपोजिट नेचर का होगा, अगर हमारा एसिडिक ड्रग है तो पीएच अगर हमारा यहाँ पे उसका बेसिक नेचर का है, ठीक है, हमारे सॉल्वेंट का, तो वो उतना ज़्यादा आयोनाइज होगा। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पीके और पीएच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स जनरली परमिएट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मोर इजली। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि
मान लो कोई ड्रग है, ठीक है, और अगर वो अनआयोनाइज्ड नेचर की है, मतलब वो जल्दी से आयोनाइज नहीं हो पाती है, तो वो हमारा जो है कह सकते हो परमिएबिलिटी में बहुत मेजर रोल प्ले कर देगा। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कह सकते हो परमिएबल, मतलब कि इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाना जिन ड्रग के लिए ईजी होता है तो उनकी परमिएबिलिटी हाई होती है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि अगर हमारा जो ड्रग है, ठीक है, तो वो अगर उसका जो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो हमारी, मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारी जो ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड नेचर की है, ठीक है, तो वो हमारी ड्रग को हमारे सेल मेम्ब्रेन को इजिली परमिएबल, मतलब इजिली क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपने सॉल्युबिलिटी के अंदर, तो ये हमारा जाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब देखिए ये भी हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप लोग को तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत सिंपली समझो, इसमें कुछ नहीं है। मान लो हम लोगों ने लिया मान लो हम लोगों ने दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए, ठीक है, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लिए, ठीक है, मतलब ए और बी दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लिए, और इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया, एक ड्रग मिक्स की, ठीक है, एक ड्रग हमारी एक्स, मान लो हम लोगों ने एक ड्रग एक्स जो है इन दोनों में मिक्स करी, ठीक है, और हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे, हमारे सबसे पहले हम लोगों ने बी को यहाँ पे खाली कर लिया एक कंटेनर में, और उसके बाद हम लोगों ने ए को खाली कर लिया एक कंटेनर में, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि ए और बी में से जो एक्स है वो किस में ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिला, ठीक है, मतलब किस में ज़्यादा सॉल्युबल देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा ए में ज़्यादा सॉल्युबल हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी जो एक्स की सॉल्युबिलिटी है वो ए में ज़्यादा है, और अगर हमारा बी में ज़्यादा सॉल्युबल हुआ तो इसका मतलब हमारी जो एक्स की सॉल्युबिलिटी है वो बी में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इसी की रिगार्डिंग हमारा एक फॉर्मूला दिया गया था, जो हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट में इसी की हमारी एक इक्वेशन दी गई थी, ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारे दो नॉन मिसिबल, मतलब कि अगर हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं और इनमें जो हमारा ड्रग है, कोई भी ड्रग है, वो इन दोनों में से किस में ज़्यादा सॉल्युबल है, इस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे केडी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन ए अपॉन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि डिवाइडेड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी, ठीक है। तो मतलब हमारे एक्स इन ए और एक्स इन बी, मतलब कि हमारा जो ड्रग है वो ए में कितना सॉल्युबल हुआ और बी में कितना सॉल्युबल हुआ, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी से हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट हमारा उसकी वैल्यू निकलती है। अब मान लीजिए हमारी जो केडी की वैल्यू है अगर हमारी ए एक से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब जो हमारी ड्रग है वो हमारी सॉल्युबल ए में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग सिंपली समझो। ज़्यादा डिटेल में आप लोग को जानना है तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जाके देख सकते हो। बाकी सिंपली समझो, हम लोगों ने केडी को कैलकुलेट किया, अगर उसकी वैल्यू एक से ज़्यादा आ रही है तो हमारी जो ड्रग है वो ए में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, और हम लोगों ने केडी को कैलकुलेट किया, अगर उसकी वैल्यू एक से कम आ रही है तो वो जो ड्रग है हमारी वो बी में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, और ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट सॉल्युबिलिटी। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, तो देखिए ये पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही सिंपल सा टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे क्रिस्टलाइन, सबसे पहली बात तो ये जो हमारी टर्म है ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर वैलिड होता है, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है, देखिए कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि सॉलिड हमारा कह सकते हो मतलब पार्टिकल सेम ही है, ठीक है, कंपाउंड सेम ही है, लेकिन वो हमारे दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब एक फॉर्म उसका बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरा फॉर्म इसको बिल्कुल डिफरेंट है। और इस डिफरेंट फॉर्म में भी हमारा स्पेशल चीज़ क्या है कि इनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट है, मतलब केमिकली ये बिल्कुल सेम है, मतलब इसका फॉर्म जो दोनों फॉर्म है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारे यहाँ पे कार्बन। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारे यहाँ पे कह सकते हो इसके दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म देखने को मिलते हैं, पहला हमारा हो गया ग्रेफाइट, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे डायमंड। अब इन दोनों का जो केमिकल कह सकते हो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों के अंदर ही कार्बन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। भाई डायमंड हमारा कितना ज़्यादा चमकदार होता है, ठीक है, और यहाँ पे वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ये हमारा जो है कह सकते हो ब्लैक स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मतलब ये एक एग्जाम्पल था। बाकी इसी तरीके से हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होता है कि भाई इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं तो इनकी भाई सॉल्युबिलिटी अलग हो जाती है, इनकी स्टेबिलिटी अलग हो जाती है। मतलब हो सकता है एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल हो दूसरा कम हो, एक हो सकता है ज़्यादा सॉल्युबल हो दूसरा कम हो, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम लोग बात करें तो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हमारा बना ही दो वर्ड से, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। तो मैनी फॉर्म मतलब कि एक ही
सब्सटेंस की जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म देखने को मिले तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस नोन एज पॉलीमॉर्फ्स। तो सिंपल सी बात है भाई, ऐसे क्रिस्टलाइन जिनके हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलते हैं। पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो एटम्स का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जांपल हमारा इसका कार्बन, फास्फोरस, सल्फर हो गया। अब अगर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ्स की बात करें तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनेंशियोट्रॉपिक, दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। देखिए सिंपल सी बात है, एनेंशियोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि मान लो हमारा जैसे हमारा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और इसकी मान लो हमारे जो है एक्स हमारा कोई सब्सटेंस है और इसकी हमारी दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ए और बी देखने को मिलती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये जो हमारी ए बी फॉर्म है ये एक दूसरे में रिवर्सिबल है, मतलब अगर हमारा ए बी में चेंज हो रहा है और बी बी, तो बी हमारा दोबारा से ए में चेंज हो सकता है, तो ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग एनेंशियोट्रॉपिक बोलते हैं। और अगर मान लीजिए हमारी पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म ऐसी है कि एक बार ए हमारा बी में चेंज हो गया तो बी दोबारा हमारा ए में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब ये हमारे यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल चेंज देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा इरिवर्सिबल होते हैं, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस की बात करें हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, तो देखिए वही चीज़ है कि डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कैन एग्जिबिट वास्टली डिफरेंट सॉलिबिलिटी, मतलब इनकी सॉलिबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है, इनकी स्टेबिलिटी भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जनरली लेस स्टेबल फॉर्म हैव हायर सॉलिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि लेस स्टेबल फॉर्म की जो सॉलिबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाई देखिए ये चीज़ तो हमें पहले से पता है कि जो हमारा जितना कम स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब अ पॉलीमॉर्फ विथ हाई सॉल्युबिलिटी इंश्योर्स बेटर एब्जॉर्प्शन एंड थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म की हाई मतलब सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो भाई ये चीज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी कि जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, उतना अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट होगा, है ना। डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ भी वही है कि हमारी जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है वो उनकी डिफरेंट जो है फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी, बेसिकली हमारी स्टेबिलिटी उनकी जो है डिफरेंट देखने को मिलती है। जैसे हमारे कार्बन का जो हमारा कह सकते हो डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि ग्रेफाइट हमारा उतना स्टेबल देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये हमारे हो गए कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये थी हमारे यहाँ पे कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हमें पढ़नी होती हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखिए वही चीज़ है कि हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमारे ड्रग्स की जो है स्टेबिलिटी को या फिर कह सकते हो उसको अफेक्ट कर सकते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। भाई देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने ए ड्रग लिया, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने ई एक्सिपिएंट मिला दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको मिला दिया और कोई दिक्कत नहीं थी, ये दोनों आपस में मिल गए, लेकिन हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद हम लोगों ने देखा कि ये ए और ई हमारे रिएक्शन हो गए और इन लोगों ने कोई हमारा डिफरेंट ही प्रोडक्ट बना दिया, है ना। तो हम लोग को चाहिए था हमारे यहाँ पे ये दोनों स्टेबल हो गए, हमारा कह सकते हो मान लीजिए हमारा स्टेबल हो गए कुछ बी बनाते हैं, लेकिन इन लोगों ने बना दिया हमारा एक्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे हमारे ड्रग का पूरा नेचर ही चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब कि हमारी कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी क्या हो सकती हैं कि हमारी ड्रग को पूरी तरीके से खराब कर सकती हैं। तो ये हमारी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके अंदर हमारा हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ये चीज़ हमारी स्टडी करनी होती है। और इसको देखिए हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत ही जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस भाई आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी नहीं जानते तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारा अगर हम लोग यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में मान लीजिए किसी भी ड्रग का रिएक्शन करा रहे हैं और वाटर ने क्या किया कि वाटर के अंदर हमारी कह सकते हो अगर वो हाइड्रोलाइज्ड हो गया, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है देखिए हाइड्रो का मतलब वाटर और लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन, मतलब कि मान लीजिए हम लोगों ने किसी ए ड्रग की रिएक्शन हमारी वाटर की प्रेजेंस में कराई और वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ हमारा उसका हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, वो हमारी ए और कह सकते हो मतलब ब्रेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब देखिए भाई हाइड्रोलिसिस हमारा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मान लीजिए हम लोगों ने कोई ड्रग बनाई, ठीक है, और हम लोगों ने उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई वाटर हम लोगों ने सॉल्वेंट यूज किया और हम लोगों ने कोई ड्रग बनाई और बाद में क्या हुआ हम लोगों ने देखा कि ये जो ड्रग है ये वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, और जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या होगा भाई ड्रग हमारी यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगी, और जब अनस्टेबल हो जाएगी तो क्या होगा हमारे यहाँ पे अनइफेक्टिव हो जाएगी, और अनइफेक्टिव हो जाएगी तो हमारे क्या होगा भाई हमारी ड्रग किसी काम की रह नहीं जाएगी। और अनइफेक्टिव तो छोड़ो, यहाँ पे हो सकता है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाए, है ना। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोलिसिस हमारा एक बहुत ही कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे होता है, मतलब यहाँ पे हमारी ड्रग क्या होती है डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, मतलब हमारी ड्रग खराब हो जाती है।
और यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है कंपाउंड का ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद वाटर, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में जो हमारा ब्रेक डाउन हो जाए किसी केमिकल का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलिटिक स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इज एसेंशियल बिकॉज इट इम्पैक्ट्स। अब देखिए वही चीज़ है कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा हाइड्रोलिटिक्स कितना स्टेबल है, मतलब कि वो वाटर के साथ कितना स्टेबल है, ये चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ड्रग हमारी वाटर के साथ कंपेटेबल नहीं है, वाटर के साथ उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग सॉल्वेंट यहाँ पे नॉन एक्वस यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग एक्वस सॉल्वेंट नहीं यूज करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे एक्वस सॉल्वेंट का ही यूज करते हैं, इसीलिए हाइड्रोलिसिस की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं, तो देखिए पीएच कंट्रोल, यानी पीएच को कंट्रोल करके भी हम लोग यहाँ पे मतलब जनरली देखा गया कि बहुत ही लो बहुत ही हाई पीएच में हमारा हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीएच कंट्रोल करके भी हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस को थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ तो वही है भाई कि हाइड्रोलिसिस हमारा कब होगा, एक्वस सॉल्वेंट में। तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने सॉल्वेंट ही चेंज कर दिया तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हमारी ड्रग्स को जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना सकते हैं, जिससे उसका जल्दी वो रिएक्शन ना करे, ठीक है, जल्दी वो फ्री ना हो और हमारा जल्दी उसका ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है। और पैकेजिंग में भी हम लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे कि पैकेजिंग बिल्कुल हमारी कह सकते हो सील प्रूफ हो, ताकि यहाँ पे ऐसा ना हो कि वो हमारा कह सकते हो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, और हमारा हाइड्रोलाइज्ड हो जाए। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग प्रो ड्रग बना सकते हैं, कि मतलब हम लोगों ने सबसे पहले उसको यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ना करे और अंदर जाके वो हमारी ड्रग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। प्रो ड्रग अगर आप लोग को पता है तो आप लोग समझ रहोगे। तो ये सारे हमारे इसके कुछ प्रिवेंशन मेथड हो सकते हैं, है ना। और सेकंड हमारा हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब होता है हमारा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब देखिए ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है कि मतलब देखिए ऑक्सीडेशन का अगर हम लोग यहाँ पे नाम से देखें तो इसमें हमारा ऑक्सीजन का गेन होता है, ठीक है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। और इस गेन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, ठीक है। और देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमारा क्या होगा भाई, ड्रग हमारी कह सकते हो हमारी जो ड्रग है वो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है, वो अनइफेक्टिव हो जाएगी, उसकी जो हमारी सेल्फ लाइफ है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन भी हमारा क्या होता है, बहुत ही अनदर कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल ऑफन थ्रू रिएक्शन विद ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन केमिकल इनस्टेबिलिटी। अब भाई सिंपल सी बात है, कोई ड्रग हम लोगों ने बनाई और वो अगर यहाँ पे बिना वजह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो क्या होगा भाई, वो ड्रग हमारी अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे ये होता है क्यों है, ये जनरली हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हमारा ऑक्सीजन की वजह से में ही होता है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे इसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है। ऑक्सीडेशन कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द पोटेंसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। अब सिंपल सी बात है भाई कि अगर हमारा ड्रग का बिना वजह ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, वो ना तो अच्छे से पोटेंसी मतलब ना तो अच्छे से पोटेंट रह पाएगी, ना वो सेफ रह पाएगी, ना ही वो ज़्यादा इफेक्टिव रह पाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब इसके प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिंग लाइट एक्सपोजर। तो भाई लाइट में भी क्या होता है कि लाइट में भी हमारा जो है ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसमें भी। और दूसरा इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी जहाँ पे हमारा कुछ भी ऑक्सीजन गैस वगैरह ना हो, ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग अगर अपने ड्रग को रखें तो भी हमारा ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेशन, यानी कि टेम्परेचर को लो करके भी हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा हो जाता है रिडक्शन। अब रिडक्शन हमारा क्या होता है, रिडक्शन भी हमारे यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा लेस कॉमन होता है, लेकिन रिडक्शन भी मान लीजिए अब रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बिना वजह चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारी ड्रग को जो है अनस्टेबल कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ड्रग जो है यूज करने लायक नहीं रह जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए कि ना हो। अब इसके प्रिवेंशन में हम लोग यहाँ पे जो है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स बेसिकली हमारे रिडक्शन कराने का काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्रोडक्टिव पैकेजिंग करेंगे कि हमारा ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट्स, मतलब वही हमारा कॉम्प्लेक्सेशन थोड़ा सा फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा होता है रैसेमाइजेशन। अब देखिए रैसेमाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रैसेमिक मिक्सचर, ठीक है। अभी रैसेमिक मिक्सचर क्या होता है, अब देखिए रैसेमिक मिक्सचर को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा समझना होगा हमारा एल फॉर्म और डी फॉर्म, ठीक है। एल फॉर्म का मतलब होता है लिवो रोटेटरी और डी फॉर्म का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था, अपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप लोग ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, सिंपल सी बात समझिए कि हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है
जो है एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा होता है एल फॉर्म, ठीक है, एल फॉर्म, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे डी फॉर्म। एल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है, तो ये हमारे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और डी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये हमारी जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, रेसमिक मिक्सचर हमारा ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारा कोई भी, देखिए मतलब ये चीज़ वही है कि हमारे कोई सेम मतलब कंपाउंड हमारा एक ही होगा लेकिन उसके दो फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्म क्या होंगे भाई, ये दोनों फॉर्म अगर होंगे तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा मिक्सचर बना दें, ठीक है, जिसमें जो एल फॉर्म है, ठीक है, ये भी हमारा 50% हो, और जो हमारा डी फॉर्म है, ठीक है, ये भी हमारा 50% हो, तो अगर ये दोनों फॉर्म 50-50% हो जाएंगे तो जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर वो हमारा क्या होगा, फिर वो हमारा किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना बंद कर देगा। तो देखिए यहाँ पे रेसमाइजेशन का मतलब ही होता है रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन, और रेसमिक मिक्सचर हमारे ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर हमारा एल फॉर्म और डी फॉर्म दोनों ही 50-50% देखने को मिलता है, ठीक है। और ये होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और देखिए इस प्रॉपर्टी, देखिए हमारा क्या होता है, जनरली ये दोनों हमारे इनेंशियोमर होते हैं। इनेंशियोमर का मतलब होता है कि ऐसे टाइप के आइसोमर जो कि यहाँ पे एक दूसरे की मतलब जिनकी जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होती है, मतलब कि इनका मतलब कह सकते हो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, बस इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्कुल अपोजिट होता है एक दूसरे से मिरर में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को पता होगा अगर आप लोगों ने अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। सिंपल सी बात है कि रेसमाइजेशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे वन इनेंशियोमर हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है दूसरे टाइप के इनेंशियोमर में, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, इट्स मिरर इमेज, ठीक है, जो कि इसकी मिरर इमेज होती है, रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ क्या होता है, हमारा जो एल फॉर्म और डी फॉर्म है ये दोनों बराबर पोर्शन में हो जाते हैं, ठीक है, और हमारा रेसमिक मिक्सचर बन जाता है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जो कि हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिंस इनेंशियोमर ऑफन एक्टिवेट्स डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब देखिए हमारा क्या होता है कि जो हमारे इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा जो एल फॉर्म और डी फॉर्म है, इन दोनों की जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है तो हो सकता है उसका एल फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो और डी फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट हो, मतलब हो सकता है एल फॉर्म हमारा ज़्यादा एक्टिव हो और डी फॉर्म कम एक्टिवेट हो, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा, मतलब डी ज़्यादा एक्टिवेट हो और एल कम एक्टिवेट हो। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो एल एपिनेफ्रिन है, ठीक है, तो ये हमारे जो है 15 से मतलब जो हमारी एपिनेफ्रिन है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक हमारा एल एपिनेफ्रिन, एक हमारा डी एपिनेफ्रिन। तो जो एल एपिनेफ्रिन है वो हमारा 15 से 20 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है डी एपिनेफ्रिन से। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा ये रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो एल एपिनेफ्रिन है, ठीक है, ये हमारा जो है डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा वो हमारा हाफ होगा, मतलब कि ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा एल एपिनेफ्रिन था, ठीक है, ये अकेला हमारा 15 से 20 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव था, लेकिन हुआ क्या कि इसका जो हाफ पार्ट है वो हमारा कन्वर्ट हो गया डी फॉर्म में, ठीक है। अब हुआ क्या, अब इन दोनों से हमारा जो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, उसकी एफिकेसी यहाँ पे इसकी आधी ही रह जाएगी, क्योंकि देखिए आधा क्या हुआ, आधा तो ये हमारा डी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेसमाइजेशन भी हमारा यहाँ पे कभी कभी बहुत ही जो है मेजर रोल प्ले कर देता है हमारी सॉल्युबिलिटी में, ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी में, ठीक है, मतलब ड्रग्स की स्टेबिलिटी में, ठीक है, या फिर कह सकते हो उसके एफिकेसी में। अब इसके प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीएच को कंट्रोल करके, ठीक है, कभी कभी देखा गया कि पीएच में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और टेम्परेचर कंट्रोल करके, सॉल्वेंट को अच्छे से चॉइस करके, ठीक है, और स्टेबलाइजर्स को यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हो जाता है हमारे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन। देखिए हमारे यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक होता है मोनोमर, ठीक है, एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, मोनोमर का मतलब होता है सिंगल मोनोमरिक यूनिट, ठीक है, और पॉलीमर का मतलब होता है कि जब यही मोनोमर हमारे यहाँ पे कंबाइन करके, ठीक है, हमारे बहुत ज़्यादा कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं, या फिर कह सकते हो एक लॉन्ग फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है पॉलीमर, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ ड्रग्स ऐसी फॉर्म करी, ठीक है, जो कि मोनोमरिक फॉर्म में थी, लेकिन हुआ क्या कि ये सभी कंबाइन करके हमारे पॉलीमर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। देखिए कभी कभी तो हम लोग खुद भी चाहते हैं कि हमारी ड्रग्स जो है पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर हमारे अननेसेसरी मतलब ये अननेसेसरी अगर कन्वर्ट हो जा रही है तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो देखिए पॉलीमराइजेशन ऐसा नहीं है कि हमारा खराब ही होता है, ये हमारे लिए अच्छा भी होता है, लेकिन अगर जरूरी है तो ठीक है, और अगर नहीं जरूरी तो हमारे लिए खराब है। तो पॉलीमराइजेशन इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। सिंपल सी बात है, इट इज अ क्रिटिकल स्टेप इन ड्रग फॉर्मुलेशन एज इट कैन इम्पैक्ट द फाइनल प्रोडक्ट्स क्वालिटी, ठीक है, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है। इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज पॉलीमराइजेशन, अब देखिए हम लोग कभी कभी खुद भी पॉलीमराइजेशन यूज करते हैं अपने ड्रग की रिलीज को मॉडिफाई करने के
के लिए, ठीक है, तो हमारी ड्रग ज़्यादा अच्छे से रिलीज हो सके, उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे यहाँ पे कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग यहाँ पे अपने ड्रग्स की प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में इवेलुएट करते हैं। और बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ब्लीसियस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अपने BCS क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात इस BCS का फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, ये हमारे क्लासिफिकेशन है जो कि ड्रग्स की कह सकते हो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी, मतलब सिंपल सी बात समझो कि एक जो कोई ड्रग है वो हमारी कितनी ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर कितनी ज़्यादा परमेबल है, इन दोनों के बेस पे यहाँ पे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। बस यही है हमारे यहाँ पे BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इट इज अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफाइंग ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी, ठीक है। यानी मेनली हम लोग ड्रग्स को जो है उनकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो ड्रग है वो हमारी कितनी ज़्यादा सॉल्युबल है, सिंपल सी बात है कि जो हमारी ड्रग है वो किसी भी सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। और परमेबिलिटी का मतलब है कि वो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कितना ज़्यादा क्रॉस कर सकती है। भाई देखो, अगर कोई भी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कब अच्छा होता है, जब वो हमारी परमेबल ज़्यादा होती है। हमारी ड्रग जितना ज़्यादा हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर करेगी उतना ज़्यादा परमेबल होगी। तो सेल की कितना परमेबल है और कितना ज़्यादा सॉल्युबल है, इन दोनों के बेस पे जब हम लोग ड्रग को क्लासिफाई करते हैं तो वही हमारा हो जाता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। बाकी इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द ड्रग। अब देखो, ये हमारा मेनली ड्रग के एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी। देखो, एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब है कोई ड्रग हमारी जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा परमेबल होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कि ड्रग हमारी कितनी ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कह सकते हो ब्लड में पहुंच रही है। तो भाई जितनी ज़्यादा हमारी ड्रग परमेबल होगी उतना ज़्यादा वो हमारे ब्लड में पहुंचेगी, है ना, और उतना ज़्यादा उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो वही चीज़ है कि हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और यहाँ पे उसकी परमेबिलिटी एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारी ड्रग को जो है 4 मेजर क्लास में क्लासिफाई किया गया, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब देखिए क्लास 1 की जो ड्रग्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी हाई देखने को मिलती है और इनकी परमेबिलिटी भी हाई देखने को मिलती है। और इनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखिए क्या होता है, भाई जब सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली। और इसके एग्जाम्पल में हमारा जैसे बेटाप्रोलोल आ जाती है। इसी तरीके से क्लास 2 में क्या होता है, हमारी सॉल्युबिलिटी लो होती है लेकिन परमेबिलिटी हाई होती है। इसमें एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो है वेरिएबल, मतलब कि थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है, कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसीलिए वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब इसके एग्जांपल हमारा निफेडिपिन हो गया। क्लास 3 में हमारी वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि हमारे हाई सॉल्युबिलिटी और लो परमेबल होती हैं। अब इसका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे फैक्टर्स डिपेंडेंट होता है, इसलिए वेरिएबल देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा एग्जांपल सिमेट्रिडिन आ जाता है। और क्लास 4 की बात करें तो यहाँ पे ना अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है ना तो परमेबिलिटी होती है, और यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन जो है पुअर होता है। और एग्जाम्पल इसका हमारा फ्यूरोसिमाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन जो है वैसे तो बहुत रेयरली ही लॉन्ग में पूछा जाता है, बट बाय द वे अगर लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 में हमारा हो जाता है ड्रग्स इन दिस क्लास आर हाईली सॉल्युबल, वही चीज़ है, और कैन इजिली परमिएट, हाईली सॉल्युबल और हाईली परमेबल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी होती है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्रग्स होती हैं ये ओरल डिलीवरी के लिए यानी कि ओरल फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसका हो गया मेटाप्रोलोल और प्रोप्रेनिलोल, ठीक है, प्रोप्रेनिलोल, ठीक है। क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 में हमारी वो ड्रग्स आ जाती हैं जिनके अंदर हमारे यहाँ पे पुअर सॉल्युबिलिटी होती है लेकिन इनकी परमेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि हमारी मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से परमेबल मतलब परमिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी ड्रग्स हैं इनकी बायोअवेलेबिलिटी हमारी यहाँ पे इंप्रूव की जाती है, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इनके अंदर पुअर सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस के साथ इसको मतलब कह सकते हो ऐसे एक्सिपिएंट्स के साथ इसको बनाए जो कि इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दे तो यहाँ पे इसकी बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद दीज ड्रग्स आर ऑल्सो सुटेबल फॉर कंट्रोल्ड रिलीज डेवलपमेंट्स, यानी कि अगर हमारी कुछ ऐसी दवा है जो कि कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब होता है कि जो थोड़ा धीरे धीरे रिलीज होती है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा कंट्रोल जिनका रिलीज होता है यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल रिलीज होती हैं, तो वो सारी ड्रग्स हमारे यहाँ पे क्लास 2 के लिए प्रेफरेबल, मतलब क्लास 2 की ड्रग्स यहाँ पे इन दवाओं की इन सारे फॉर्मुलेशन के लिए प्रेफरेबल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे कीटोकोनाजोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया और फेनिटोइन हो गया, ठीक है। क्लास 3 की बात करें तो क्लास 3 में हमारी वो ड्रग्स आ जाती हैं जिनके अंदर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी तो अच्छी होती है लेकिन यहाँ पे इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए चेंजेस इन द इंटीग्रिटी ऑफ
GIT membrane such as from disease or drug interaction may affect bioavailability। देखिए क्या होता है कि जनरली तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारी इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी डिजीज या फिर किसी भी ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से अगर उसकी इंटीग्रिटी यानी कि कह सकते हो उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारी बायोअवेलेबिलिटी यहाँ पे अफेक्ट देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे फूड की प्रेजेंस से भी हमारा एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे अल्टर यानी कि चेंज हो सकता है फूड की प्रेजेंस से एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो हो जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सिमेटिडीन, एटेनोलोल और एसाइक्लोवीर हमारे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाता है। क्लास 4 की बात करें तो यहाँ पे हमारी वो ड्रग्स आ जाती हैं जिनके अंदर सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों ही पुअर देखने को मिलती है, ठीक है, और इनका एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी भी पुअर होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनकी मतलब देखिए मतलब इनकी फॉर्मुलेशन के लिए हमें यहाँ पे नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए NDDS हमारा एक टॉपिक है जो कि आप लोग को आगे पढ़ना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारी मतलब देखिए नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है ये हमारी कुछ नई टाइप की, मतलब आज के दिन में जो अभी कह सकते हो न्यू टाइप की जो हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल क्या होता है, हमारा नॉर्मल ओरल हो गया, पैरेंटल हो गया, लेकिन उनके अलावा जो कह सकते हो नई आज के दिन में जो नई टेक्निक्स है उनके थ्रू यहाँ पे इनकी डिलीवरी ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग या फिर इनका डेवलपमेंट भी जो है काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब पुअर होती है हर चीज़ में, है ना। और एग्जांपल इसका हमारे यहाँ पे फ्यूरोसेमाइड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट BCS क्लासिफिकेशन। नाउ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस इन सॉलिड, लिक्विड एंड पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है बेसिकली, देखिए इसमें कुछ आप लोग को नया नहीं पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि ये जो हम लोगों ने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी पूरी पढ़ी है ना, तो इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मतलब कि इसका क्या यूज होता है हमारे सॉलिड की, लिक्विड की, पैरेंटल की, और कह सकते हो जो हमारे ओरल, मतलब कह सकते हो जितनी भी हमारी डोजेज फॉर्म है या फिर कह सकते हो सिंपली जो हमारी दवा है उसको बनाने के लिए हम लोग प्री फॉर्मुलेशन क्या हेल्प करता है, मतलब कह सकते हो इसका क्या एप्लीकेशन है इसके कह सकते हो इन सारे डोजेज फॉर्म के डेवलपमेंट में। तो इसमें आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना है, इसमें आप लोग को वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। बाकी हम लोग उसको बहुत जल्दी थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्री फॉर्मुलेशन हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है ड्रग डेवलपमेंट में, वेयर द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग आर इवेल्युएटेड टू डेवलप अ स्टेबल, इफेक्टिव एंड सेफ डोजेज फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, यही सब चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी है कि भाई प्री फॉर्मुलेशन हमारा क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि हम लोग जो है एक सेफ, स्टेबल और इफेक्टिव डोजेज फॉर्म बना सकें। और उसके बाद यहाँ पे इसका प्राइमरी गोल होता है जो है गैदर इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन द, मतलब कि दवा को बनाने से पहले उसमें हम लोग जो भी चीज़ें यूज करने वाले हैं उन सभी के लिए हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें जो भी कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं, उसमें जो भी प्रोसेस यूज होने वाली है, उसमें जितने भी मेथड्स यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो वो सभी चीज़ों की हमारी कह सकते हो जितनी भी उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उन सभी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, यही सब चीज़ें तो होती है इसका प्राइमरी गोल। सिंपल सी बात है। अब हियर इज हाउ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडर्स, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये हमारा हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने सॉलिड डोजेज फॉर्म में। तो देखिए सॉलिड डोजेज फॉर्म में यहाँ पे किस किस तरीके से हेल्प करता है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर हमारा क्या आता है भाई, हमारा सॉल्युबिलिटी। अब देखिए सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला। जैसे फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म ड्रग सॉल्युबिलिटी इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज अ मेजर कंसंट्रेशन। तो भाई सिंपल सी बात है भाई कि हमारा सॉल्युबिलिटी बहुत ही मेजर कंसंट्रेशन होता है। पुअर सॉल्युबिलिटी कैन लीड टू लो बायो अवेलेबिलिटी, सो टेक्निक्स लाइक सॉल्ट फॉर्मेशन, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट। तो देखिए अगर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी बहुत ही पुअर है ड्रग की, ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने कोई टैबलेट वगैरह बनाई और वो हमारी जीआईटी में जाके, ठीक है, हमारी बॉडी में जाके अगर अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पा रही है, तो वो हमारा क्या होगा भाई, जब हमारी जीआईटी में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगी तो वो हमारे कह सकते हो ब्लड स्ट्रीम में भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पहुंचेगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी लो हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे कह सकते हो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे सॉल्ट फॉर्मेशन, सर्फेक्टेंट, पार्टिकल साइज रिडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू एनहांस द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी भी आप लोग पढ़ चुके हो, उसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है। अगेन पार्टिकल साइज की बात करें तो देखिए पार्टिकल साइज भी हमारे यहाँ पे बहुत ही ड्रग पार्टिकल्स अफेक्ट द ड्रग डिसोल्यूशन रेट एंड बायोअवेलेबिलिटी। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि हमारा जो ड्रग है वो जितना ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उतना ज़्यादा हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को परमिएट करेंगे, वो उतना ज़्यादा वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अच्छे से पहुँचेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उनकी बायोअवेलेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा उनका डिसोल्यूशन रेट होगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि माइक्रोनाइजेशन एंड अदर साइज रिडक्शन टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू अचीव ऑप्टिमल पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज जनरली क्या होता है, हमारा छोटा ही होना चाहिए, बहुत ही कह सकते हो माइक्रो पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी हमारा ज़्यादा अच्छा कह सकते हो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है भाई, जो ड्रग हमारी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, मतलब जिनका जो है केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो फिजिकल फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका यहाँ पे क्रिस्टलाइन मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे
डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो हमारी मल्टीपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है, जो कि हमारे इसकी स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट और बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे भाई इसमें प्री फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई और सेलेक्ट करते हैं द मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ, यानी कि जो उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए जरूरी होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हाइग्रोस्कोपिसिटी, तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, हमारा मतलब कह सकते हो एयर से मॉइस्चर यानी कि नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थोड़ा सा गीले हो जाते हैं, ठीक है, विच कैन लीड टू चेंजेस इन ड्रग्स प्रॉपर्टीज। और जिसकी भाई अगर मान लीजिए कोई हमारा सॉलिड है, ठीक है, और उसने एटमॉस्फेयर से अगर नमी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो गीला हो जाएगा, और अगर वो वेट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा भाई, उसकी प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाएगी। तो प्री फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे हेल्प डिटरमाइन करता है नीड फॉर मॉइस्चर प्रोडक्शन, यानी कि इस मॉइस्चर से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसमें हमारे हेल्प करता है। फ्लो प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो देखिए द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू फ्लो इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए फ्लो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था भाई। फ्लो क्या होता है भाई, फ्लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो है मिक्सिंग के लिए, कैप्सूल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और पुअर फ्लो से क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत ही कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और वेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अगर फ्लो प्रॉपर्टी नहीं अच्छी है तो हम लोग यहाँ पे कुछ फ्लो एनहेंसर या फिर ग्रेनुलेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं टू यूटिलाइज द टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखिए यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की, तो देखिए इसमें हमारा कैसे हमारा प्री फॉर्मेशन हेल्प करता है। तो जैसे सबसे पहले सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी तो देखिए यहाँ पे इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिक्विड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो हमारा जैसे ड्रग्स विद पुअर सॉलिबिलिटी रिक्वायर सॉल्युबलाइजेशन, और अगर मान लीजिए किसी ड्रग की सॉलिबिलिटी अच्छी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, जिससे हमारी सॉलिबिलिटी बढ़ सकती है, जैसे पीएच एडजस्टमेंट, को सॉल्वेंसी, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, ये सारी चीजें यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉलिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। विस्कोसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे लिक्विड फॉर्मेशन शुड हैव एप्रोप्रिएट विस्कोसिटी टू इंश्योर ईज ऑफ पोरिंग, ठीक है। मतलब देखिए अगर विस्कोसिटी मतलब कि क्या होता है भाई, कितना हमारा लिक्विड गाढ़ा है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा विस्कस होगा, तो वो यहाँ पे अच्छे से कह सकते हो ना तो फ्लो हो पाएगा, ना तो वो अच्छे से यूज में आ पाएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है थोड़ा सा मॉडरेट या फिर कम ही होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ईज ऑफ एक्यूरेट डोजिंग एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ ओरल ड्रग्स, ठीक है, यानी कि जो हमारी ओरल ड्रग्स हैं वो कितनी अच्छे से कह सकते हो यूज की जा रही हैं, उन सभी के लिए हमारे यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर मान लीजिए विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब देखिए अगर ज़्यादा है तो भी बेकार है, अगर थोड़ी कम है, ठीक है, मान लीजिए कुछ सोल्यूशन हमें चाहिए होते हैं कि थोड़ा विस्कस हो, तो उसमें भी तो विस्कोसिटी इनहैंसर लाइक गम्स और पॉलीमर्स कैन बी एडेड फॉर सस्पेंशन और सिरप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ विस्कोसिटी इनहैंसर एजेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी हमारा क्या है कि भाई केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड फोटो डिग्रेडेशन मस्ट बी एक्सेस्ड, ठीक है। असेस्ड मतलब कि कह सकते हो इवेल्युएट, मतलब कि उसको परखा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि भाई हमारा यहाँ पे कोई भी ड्रग है, ठीक है, तो वो हाइड्रोलाइज तो नहीं हुआ जा रहा है वाटर से, उसकी रिएक्शन होने पे वो मतलब कह सकते हो उसका ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे पहले से वेरीफाई कर लेनी चाहिए, और यही सब चीज़ें तो हम लोग करते हैं प्री फॉर्मुलेशन में, क्या करते हैं, यही तो करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो भाई इन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स या फिर एप्रोप्रिएट पैकेजिंग हम लोग यूज़ करके इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पीएच की बात करें तो देखिए पीएच हमारा क्या है भाई, पीएच ऑफ लिक्विड इज क्रूशियल फॉर बोथ स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए पीएच तो हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था, ठीक है, हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी में भी और हमारे ड्रग की सॉल्युबिलिटी में भी। तो अगर मान लीजिए हमारी जो कोई ड्रग है, ठीक है, उसका पीएच यहाँ पे कह सकते हो रिक्वायर्ड नहीं है या फिर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कंटिन्यू उसमें चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उसमें बफर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि हमारा जो है एक स्टेबल पीएच हम लोग जो है इसकी मेंटेन कर सकें, ताकि जो ड्रग है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल रहे, है ना। और सस्पेंशन स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए सस्पेंशन आप सभी को पता होना चाहिए कि सस्पेंशन हमारा क्या होता है। सस्पेंशन हमारे एक टाइप का बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स ऐड होते हैं हमारे लिक्विड में। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि वो जो है नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, वो भी जो हमारे सॉलिड ग्रेन्यूल्स होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे सस्पेंशन में हमारा पार्टिकल साइज और सेडिमेंटेशन रेट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेंटेन द ड्रग्स यूनिफॉर्मिटी इन द फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो हमारी ड्रग की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों चीज़ें हमारी। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी सस्पेंशन की अच्छी बनी रहे, ठीक है। और फाइनली बात करें टेस्ट मास्किंग की, तो देखिए यहाँ पे लिक्विड ओरल्स में क्या होता है कि जनरली हम लोग यहाँ पे जितनी भी आप लोगों ने लिक्विड कभी भी सिरप वगैरह पिया होगा तो ज़्यादातर वो स्वीट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या स्वीटिंग या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि वो जो है थोड़ा सा बिटर टेस्ट जो है उनका मास्क हो सके। मास्किंग का मतलब छुप सके, ठीक है, मतलब कि समझ रहे होगे आप लोग।
और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स की, तो यहाँ पे देखिए पेरेंटल मतलब हमारे जो भी कह सकते हो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो सारी हमारे पेरेंटल में आ जाते हैं। तो इसमें देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा स्टेरिलिटी यानी कि स्टेरिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारे जितने भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे स्टेरिलाइजेशन यानी कि फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन या फिर बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाते हैं। भाई इंजेक्शन अगर हमारा लगता है तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंचता है, जैसे इंट्रावेनस हो गया है ना। तो प्री फॉर्मेशन हमारा आइडेंटिफाई करता है एप्रोप्रिएट स्टरलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब स्टरलाइजेशन के बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, है ना, रेडिएशन मेथड। तो कौन सा हमारे लिए एप्रोप्रिएट होगा उसको हेल्प आइडेंटिफाई करने में भी ये मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए पेरेंटल्स के लिए भी सॉल्युबिलिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना होता है, तो हमारी ब्लड के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो वो भी हमारा बहुत जरूरी है। फिर आइसोटोनिसिटी की बात करें तो देखिए आइसोटोनिसिटी आप लोग को याद होना चाहिए कि जितने भी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी आइसोटोनिसिटी कितनी होती है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो NaCl के 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के बराबर उनकी कह सकते हो आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यही हमारा ब्लड की टोनिसिटी होती है, यानी ब्लड का कह सकते हो इतना ही यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंटेन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो पेरेंटल फॉर्मेशन मस्ट बी आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड्स टू अवॉइड इरिटेशन और टिश्यू डैमेज। तो देखिए मतलब इतना सिंपली समझिए कि जैसे ब्लड में डायरेक्टली हमारा इंजेक्शन जा रहा है, तो जितनी ब्लड की टोनिसिटी होनी चाहिए उतनी ही इंजेक्शन की भी होनी चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा हुआ, मतलब इतना सिंपली समझिए कि उसका जो पीएच है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे ब्लड के पीएच से कम या ज़्यादा हुआ या फिर ब्लड के कंसंट्रेशन से कम या ज़्यादा हुआ, देखिए टोनिसिटी मतलब सिंपली कंसंट्रेशन होता है। तो सिंपली समझिए कि ब्लड का कंसंट्रेशन जितना है उतना ही हमारे इंजेक्शन का भी होना चाहिए। अगर उससे कम ज़्यादा हुआ तो हमारे ब्लड या फिर टिश्यू को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है। और पीएच की बात करें तो भाई पीएच सिंपल सी बात है कि हमारा जो है डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, तो जितना ब्लड का पीएच होता है उतना ही हमारा फॉर्मुलेशन का भी पीएच होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा फिजियोलॉजिकली एक्सेप्टेबल हो। और स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है कि पेरेंटल्स हमारे जो है देखिए पेरेंटल डोजेज फॉर्म हमारे जनरली क्या होते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में बनाए जाते हैं, मतलब कि जो भी कह सकते हो लिक्विड जितना भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा एक्वस यानी कि वाटर के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सो ड्रग स्टेबिलिटी अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन मस्ट बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सॉल्वेंट सिलेक्शन की बात करें तो देखिए जैसे कि हमें पता है ज़्यादातर ड्रग्स हमारी वाटर के साथ ही बनाई जाती हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं है हमारी ड्रग, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर ऑयल को यूज कर सकते हैं। और पार्टिकल साइज की बात करें तो देखिए पार्टिकल साइज तो हमारा बहुत छोटा होना चाहिए इंजेक्शंस में, ठीक है। इंजेक्शंस में जो भी हम लोग लिक्विड यूज करते हैं उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए, वरना वो पता चले इंजेक्शन में ही जाके फंस जाए या फिर हमारी बॉडी में जाके इरिटेट कर दे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 1। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।